सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो कि आपका रहता है कि सेल्फ स्टडी में किन मुख्य बातों को ध्यान रखें। दूसरा यह कि किसी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, या उस कोचिंग की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस टीचर को कैसा होना चाहिए, कुछ इन बातों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना है। यदि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब आपको ये बातें ध्यान रखना है और इसी के अनुरूप ही आपको अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये भी जान लीजिए, ये आवश्यक सूचना मैंने बताया है यहाँ कि 1 अक्टूबर से मेरा भी बैच स्टार्ट होगा। जो भी इच्छुक हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 5 ही विद्यार्थियों को क्लास में ज्वाइन करता हूँ, जिसमें से लगभग 2 तो हो ही गए हैं, है ना विद्यार्थी, जिन्होंने पक्का है कि आएंगे ही। आप भी अपना ऐसा करा सकती हैं यदि चाहें तो। चलिए अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा आज का प्रश्न है। मैं इसमें आपको नोट्स भी अपने दिखाने वाला हूँ। ऐसे मैं जो भी बताऊँगा सब प्रमाणिक बताऊँगा और आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं नोट्स दिखाऊँगा, टॉपिक्स दिखाऊँगा, आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं शुरुआत में ही कि मैं कैसे नोट्स, कैसे डायग्राम, जो भी बात करूँगा सब वैसे ही दिखाऊँगा। यही मेरा क्लास नोट्स इसलिए लाया हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये बैच का ही लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग एक एक चीज़ को पहले समझते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ यही हेडिंग रखा है आज का कि मुख्य रूप से संस्कृत की किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पूर्व क्या बातें ध्यान में रखना है। इसका हेडिंग ये भी हो सकता है कि सेल्फ स्टडी में क्या ध्यान में रखना है। दोनों ही एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करो तब भी आप तैयारी करेंगे, या सेल्फ से करें तब भी आप तैयारी ही करेंगे। दोनों में आपका एक ही उद्देश्य है, उसी को परिपूर्ण करना है। देखिए सबसे मूल बात क्या है, आप स्वयं सोचिए। आपके पास मेंस के लिए क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट यानी कि नोट्स, जैसे आप नोट्स मांगते हैं या नोट्स होना चाहिए, चाहे वो आप स्वयं बनाएं या फिर कोचिंग दे आपको। सभी लोग जानते हैं इतना बात। बस नोट्स हो, लेकिन यह भी ना हो कि आप वह नोट्स सीधी किताबों का फोटोकॉपी हो या फिर वह गुणवत्तापूर्ण ना हो। क्योंकि देखिए मान लीजिए आप तैयार कर भी लेते हैं तैयार, और आपका 200 नंबर आ भी रहा है, मान लो कि चलिए वैकल्पिक में, तब आप क्या करिएगा? 230 आ रहा, 240 आ रहा, तब आप सिलेक्शन कैसे पाइएगा? स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपके पास नोट्स गुणवत्तापूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह आप बनाएं या मैं बनाऊं। आपको इन बातों को ध्यान में रखना है जो नीचे बता रहा हूँ। यह आपकी सहायता के लिए ही वीडियो है। कोई भी प्रकार का ऐसा फोर्स नहीं है कि आप कोचिंग कोई भी ज्वाइन करें। आप समझ जाएं इस बात को, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए इसको सुनिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको कुछ भी इस प्रकार का इर्रेलेवेंट नहीं लगेगा। चलिए, है ना। अब देखिए, तो नोट्स गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो ये गुणवत्ता तो सब कहते हैं कि कंटेंट तुम्हारा बेहतर हो, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि कंटेंट बेहतर होता कौन सा है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि आप एक फ़ोन लेते हैं और फ़ोन में क्या होता है, आप रैम देखते हैं कितना है, रोम देखते हैं, उसका आप मेमोरी देखते हैं, उसका आप कैमरा देखते हैं, ये सब देखते हैं ना। जब बेहतर होता है सभी तत्व, तभी आप एक फ़ोन को लिखते हैं। एक मैंने मोबाइल के संदर्भ में ऐसा बताया। तो इस प्रकार का आपके नोट्स में भी क्या क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तभी वो नोट्स गुणवत्तापूर्ण होगा। और निम्न बातें यदि आपके पास हों तो आपका नोट्स गुणवत्तापूर्ण होगा और वह टीचर का भी दिया हुआ नोट्स गुणवत्तापूर्ण होगा। यदि आप ऐसा समझते हैं, इस प्रकार का नोट्स बनाते हैं, तो आप अवश्य ही सफल होंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले ये कि आपका जो नोट्स होना, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं या आप स्वयं तैयार कर रहे हैं, समझ में आया? तो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं उस टीचर को आधुनिक समस्याओं का मालूम हो।
कि आधुनिक समस्याएं किस समाज की क्या हैं। आपको मालूम होगा क्या हैं आधुनिक समस्याएं, कोविड के बाद समस्याएं क्या हैं आज। कुल मिलाकर के समस्याएं मुख्यतया या तो सामाजिक होंगी, कुछ आर्थिक समस्याएं होंगी, कुछ प्रशासनिक समस्याएं होंगी, कुछ राजनीतिक हैं, कुछ नैतिक हैं, कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कुछ प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समस्याएं हैं, कुछ आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो कुछ वहीं है ना हमारा भारतीय विरासत, संस्कृति या भारतीय मूल्यों की संरक्षण की परिचर्चा है। इन सभी समस्याओं यानी कि जो आपका यदि हम समग्र रूप में करें तो चारों जीएस के अंतर्गत जो समस्याओं का वर्णन है। क्या सामाजिक समस्याओं में शिक्षा देखते हैं, सांप्रदायिकता को आप देख रहे हैं, इसको कैसे आपको जब आप अपने प्रथम पेपर का 5वां यूनिट पढ़ते हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ते हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ते हैं, उसमें संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं, 4 पुरुषार्थ के बारे में पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़ते हैं आप उसमें। इन सब में आपको क्या सामाजिक दिखता है। ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, आप सुंदरकांड को पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। आप कालिदास को पढ़ते हैं, माघु को पढ़ते हैं, भारवी को पढ़ते हैं, इस प्रकार के विभिन्न कवियों को पढ़ते हैं। क्या इन लोगों ने समाज के बारे में बताया। तो यह सब जानना आपके लिए ऐसा जो चारों 20 जीएस का ज्ञान रखता हो इस प्रकार के टीचर के साथ आपको जाना है। तो पहला पॉइंट यही है कि आपका जो नोट्स हो वह करेंट अपडेट हो, यानी कि आपका जो करेंट अपडेट होना चाहिए। ऐसा नोट्स ना हो, ऐसे किसी टीचर के पास आप मत पढ़िएगा या इस प्रकार का नोट्स आपके ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा, नंबर कम आएगा, कि जो पिछले 20 साल से एक ही नोट्स चला आ रहा है, पिछले 10 साल से एक ही नोट से। आप स्वयं सोचिए, पिछले 10 साल से जितने भी संस्कृत में लिख रहे हैं वो एक ही उत्तर और एक ही कंटेंट को लिखे जा रहे हैं, कैसे उसका नंबर बेहतरीन आएगा। कुछ तो इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे ना जो इसमें डालना होंगे। आपके उत्तर में नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन की। आज कोरोना नहीं था, आज से पहले तब क्या कोरोना की वैक्सीन की आवश्यकता थी, मास्क की आवश्यकता थी। समय बदल रहा है, समय बदल गया है, आपको इनोवेटिव आइडिया देखने होंगे। पहले पेपर में आप देखते होंगे 600 शब्द के प्रश्न आते थे, लेकिन अब 150 अंक के आ रहे हैं। तो जिसका भी कोचिंग का नोट्स यदि वो 600 शब्द के हिसाब से बना है और आपको 150 में देना है तो क्या लिखिएगा आप 150 में। आप कैसे यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि 600 शब्द को आप 150 बना पाएँ। देखिए, आप 200, 250, 300 शब्द को आराम से 150 बना ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको पहले बताते टीचर कि ये छोड़ सकते हैं पढ़ाते समय और यह मुख्य है, तब आप ऐसा करें। तो सबसे पहली बात कि यह बहुत आसान है विषय, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। वह आपके आसपास के कोई संस्कृत के बेहतर विद्वान हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या कोई आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या करना चाहते हैं या किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेहतर एक मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए। तो पहला मैंने बताया कि सामाजिक समस्याएं, ऐसे ही आर्थिक समस्याएं हैं, रोजगार आप देख रहे हैं, बेरोजगारी है। एक बच्चा 8 घंटे काम करता है और 10,000 रुपये। आज यही एक है। असंगठित क्षेत्र में कितना विद्यार्थी रह रहा है, क्या काम कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, इसकी स्थिति क्या है, श्रम व्यवस्था क्या है, बाल विवाह क्या है, इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आपको सामाजिक आर्थिक, प्रशासन में भ्रष्टाचार सबसे मुख्य है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, एक IAS अधिकारी किसी से झड़प जा रहा है, अपने जो उसका भावनात्मक इमोशंस होने चाहिए, है ना, भावनात्मक जो क्षमता होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, वह नहीं है। जो नैतिक मूल्य होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, समानुभूति, इस प्रकार वह नहीं है। उसे अपने कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है। इन सभी चीज़ों से जो युक्त हो, इस प्रकार के टीचर से आप पढ़िएगा, आप तभी बेहतर कर पाइएगा और अच्छे अंक न केवल यहाँ GS में भी आपको यह सब ध्यान रखना होगा। चलिए, तो पहला मैंने बताया कि कंटेंट में आपको समस्याओं के समाधान। आप स्वयं एक बार मेरे अपने मन से सोचिए कि कोई व्यक्ति संस्कृत क्यों पढ़ा रहा है।
आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से कुछ सीख लिया जाए और उन घटनाओं को सीखने के उपरांत आज उनका हम वैसी गलती ना करें जो इतिहास में कर चुके हैं। उस गलती को नहीं करना है और उससे कुछ सीख लेकर के आज हमें उसका समस्या का समाधान, ऐसी समस्या ही ना आई। तो इसलिए भोपाल गैस कांड हुआ, एक्ट आया 1986 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद में आया ये। इसके बाद हम लोगों ने ध्यान रखा, 2004 में सुनामी आई, उसके बाद ध्यान रखा। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को जानने वाला टीचर हो तो इस प्रकार का टीचर होना चाहिए कि जो आपका संस्कृत को चारों जीएस से रिलेट करा दे। आपको ऐसे टीचर के पास नहीं पढ़ना है जो परंपरागत संस्कृत जानता है और चारों जीएस का एक भी अक्षर नॉलेज नहीं रखता है। चाहे आप यूपीपीसीएस पढ़ रहे हो, चाहे कोई पढ़ रहे हो, आजकल इनोवेटिव हो गया है। हालांकि यूपीपीसीएस में इतना है कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अवश्य है। तो यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है। तो आप ऐसे नहीं, परंपरागत टीचर को यदि समस्या मालूम ही नहीं है तो वो उसका समाधान कैसे बताएगा? परंपरागत एक शिक्षक होता है और दूसरा एक करंट यानी कि यूपीएससी वाला होता है। तो इन दोनों को जानने वाला होना चाहिए। आपको ये मालूम है, किसी को भी मालूम होना चाहिए इन दोनों ही समस्याओं के बारे में, कि दोनों विषयों को जानने वाला अवश्य होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि दूसरा क्या होना चाहिए। उसे टीचर जो पढ़ा रहा है उसको एक विषय से दूसरे विषय को रेट करके ही समझाना आना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हमने, कुछ GS4 का एग्जांपल्स दिया, GS3 का कुछ एग्जांपल्स इकोनॉमिक का दिया, रोजगार इत्यादि, श्रम, इस प्रकार का मैंने भारतीय समाज की बात की, इतिहास की बात की भारतीय। इस प्रकार आपके जोड़ के समझाने वाला होना चाहिए। वैकल्पिक में आप क्या करेंगे कि इसकी जगह आपको, जैसे कि आप जब किरारदार्ज नियम की व्याख्या कर रहे हों तब आपको कालिदास के भी बातें याद हों, नीति सप्तम की बातें याद हों और आपको वर्तमानिक समस्याएं भी याद हों। ठीक है ना? तो इस प्रकार का है, आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? जो भी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि दर्शन पढ़ रहा है वो, तो दर्शन को गीता से रिलेट करना आना चाहिए और गीता को दर्शन से रिलेट करना आना चाहिए। दूसरा, जो तात्कालिक वर्तमान कालिक हमारा परिप्रेक्ष्य समस्याएं हैं उनको भी निवारण में संस्कृत कैसे सदुपयोगी है वह भी आना चाहिए। दूसरा कि जो पढ़ा रहा है उसको भाषात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए टीचर को, और एक बेहतर सुसंगठित भाषा हो उसकी, क्योंकि यदि भाषात्मक रूप से वह कमज़ोर रहेगा तो आप भाषा कैसे सीखिएगा? बिना भाषा के आप लिखिएगा कैसे? इसलिए आपको ऐसा टीचर चाहिए जो भाषात्मक रूप से भी प्रबल हो। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इससे आप अपने सेल्फ स्टडी वाला क्या निकालेंगे कि आप जो नोट्स बनाएंगे वो भाषात्मक रूप से सही हों, आपकी भाषा बेहतर हो, आपके बेहतर भाषा में नोट्स बना हो। ये आप सेल्फ स्टडी वालों के लिए हो गया। जो सेल्फ स्टडी करेंगे वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही तैयारी करिएगा। ये आप लोगों के लिए हो गया। और जो इस प्रकार की किसी कोचिंग को लेना चाहते हैं उसमें ये ध्यान रखिएगा। बाकी यह जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मेरी कोचिंग में तो सब चीज़ सम्मिलित ही है, तभी मैं इस प्रकार का बता रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, तभी मैं ये सब समझ रहा हूँ। मैंने इस प्रकार का नोट्स बनाया तब मैं समझ पा रहा हूँ। आपको ये कह ही नहीं रहा हूँ, अभी नोट्स भी दिखाऊंगा आपको यदि आप देखना चाहते हैं। मैं नोट्स लाया हूँ, इसी प्रकार मेरा समग्र क्लास का नोट्स रहता है। चलिए और बातें करते हैं, देखेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको सुनना। आपको लग रहा होगा इस प्रकार की बातों से क्या होगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही है ना, पढ़ते रहेंगे तब कुछ नहीं होगा आपका। आपको एक रणनीति होना चाहिए, रणनीति ही निर्णायक होती है। आपको अंततः सफलता के लिए एक बेहतर रणनीति आवश्यक है। देखिए दूसरा ये कि यह जो संस्कृत है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको पग पग पर टीचर की आवश्यकता है। आपको प्रत्येक, मान लीजिए आपको कोई शब्द का अर्थ नहीं आया, आपको उसमें कोई नोट्स दे दिया, वो पंक्ति समझ में नहीं आया, इस श्लोक का अर्थ नहीं आया, तब आप किससे पूछिएगा? आपने कोई एक आंसर लिखा, उसको किसको चेक कराइएगा? तो ऐसा टीचर आपके पास मुख्यतः संस्कृत में होना चाहिए, जो आप जब उसको कॉल करें या ऐसा तब वो बात करे और आपको उस समस्या का समाधान करे। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि वो
तुरंत ही कर पाए, लेकिन ये है कि वो आपके लिए समय दे सके। और यह एक ऐसा विषय है कि आपको शुरुआत से लेकर इंटरव्यू तक ही एक किसी को चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करता रहे। संस्कृत तभी बेहतर है। अब मैं कह रहा हूँ कि 350 अंक से भी ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में लाया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, 70% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। यदि उनका एक बार आपने बेहतर से आंसर या नोट्स बना लिया होता, पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आप पक्का नंबर लाएंगे। उसमें नंबर में कोई दोहराया नहीं है कि आप नहीं ला सकती, लेकिन एक बार तैयार तो हो, आप समझ तो पाए, बेहतर नोट्स तो बन पाए। और अब आपके लिए यह सब कुछ सुगम है, आर्थिक रूप से भी वहनीय है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी और की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ से भी कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ गाइडेंस इसलिए दे रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ कि कैसे आपको इस मार्ग पर चलना है, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने जो बताया ये वाला बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी टीचर का आप ज्वाइन करें, ये ध्यान रखें कि वो आपके लिए समर्पित हो। ऐसे नहीं हो कि वो आपको, जब तक फीस आपने पे नहीं किया है एक बार में, तब तक वो आपको सहायता करे, बात करे, उसके बाद फीस करने के उपरांत आपको ध्यान ना दे। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार में यदि आप संपूर्ण फीस देंगे तो यही होगा। इसलिए आप ऐसा रखें कि एक बार में आधा फीस दें और समझे उसको। अच्छा बेहतर पढ़ाएगा तब आप आगे दें और आगे पढ़ें, पूर्ण आपको चोट नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बेहतर पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं होता है और खुशी से व्यक्ति फीस भी देता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, स्वयं से भी मेहनत किया हूँ, स्वयं के लिए भी कंटेंट बनाया हुआ है। ए तदर्थ चलिए आगे देखते हैं कि आपको यथास्थल और आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ, डायग्राम, पॉइंट्स इत्यादि नोट्स में सम्मिलित करना चाहिए जहां आवश्यकता हो। यहाँ हर जगह यदि आप कर देंगे तो आपको नंबर कट सकता है, जहां पर हो सकता है वहां करना है ऐसा। तो ये हमने इसलिए यथास्थल और आवश्यकता अनुसार लिखा है, सब जगह नहीं कर सकती आप, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आप होगा आपको इतनी बात। तो इतने मैंने आपको पॉइंट बताया। एक और यहाँ बताया कि सिलेबस इसका अस्पष्ट है, यानी कि आपको डिफाइन तो नहीं है कि कालिदास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आपको ये लिख दिया है फर्स्ट पेपर के फर्स्ट उसमें आपको ये लिख दिया है कि आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, लेकिन संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है मालूम नहीं है। आपको कालिदास पढ़ना है, लेकिन कालिदास से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, ये आवश्यक नहीं। तो एक टीचर ऐसा ईमानदार हो आपके पास, वो सभी विषयों को पूर्ण रूप से व्यापक कवरेज के साथ कवर करता हो, सभी को व्यापक रूप से सम्मिलित करे और एक एक टॉपिक्स को समझाए। तो ये, और दूसरा कि वो क्लास पढ़ाने से पहले, यानी कि क्लास आज मान लीजिए 12वीं आज आपको पढ़ाना है, किरातार्जुनीयम पढ़ना है, तो किरातार्जुनीयम पढ़ने से पहले वो आपको 20 वर्ष के प्रश्न दिखाए कि कौन कौन से किरातार्जुनीयम से क्वेश्चन आए हैं और किसका क्या अर्थ है, पहले समझाए और इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करे क्लास। और क्लास पूरा पढ़ाने के उपरांत एक एक क्वेश्चन पर 5-5 मिनट बोले, यानी कि 200 शब्द का उत्तर बताए कि जो मैंने पढ़ाया है ऐसे सॉल्व करना है। और ऐसे यदि आपने उत्तर किया और फिर इसका आप आंसर राइटिंग करके एक बार चेक करा दें, आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे आपको तैयार करना है, यानी कि आपको भी अपना नोट्स बनाना है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि पिछले 20 साल 25 साल के आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझ पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि पिछले 25 साल का सॉल्व कर लेंगे ना तो इन्हीं में से आएगा। यदि आप 5 साल का यहाँ GS जैसे करेंगे तब आपका क्वेश्चन मुश्किल से 40% 30% आएंगे। आपको 70% यदि रिपीटेशन चाहिए तो पीछे 1995 से होना चाहिए आपके सीधे अभी 2021 तक। ध्यान रखिए ये बात। तो यह आपको अवश्य ध्यान रखना है कि सभी का मॉडल आंसर आपके पास होना चाहिए, और जो भी नोट्स हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल टॉपिक्स पर, जैसे कालिदास है, कालिदास का तो बहुत व्यापक नोट्स हो जाता है, ऐसे ही तो आपको बहुत जो भी नोट्स हो उसको हम अभी बताएंगे कितना होना चाहिए। मैं लाया हूँ यहाँ नोट्स, तो उन नोट्स को आपको दिखाने वाला हूँ, तो तदनुरूप ही आपको नोट्स बनाना है। यह सेल्फ स्टडी वाले बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए,
सभी टॉपिक्स बेहतर स्वरूप में कवर हों। ध्यान रखो, ये बात मैं बहुत कहता हूँ। वरना क्या हुआ कि एक टॉपिक से मान लीजिए 10 से 12 आयाम बनते हैं, आपको किसी टीचर ने 5 से 6-7 करा दिया, क्वेश्चन क्या हुआ, जो बचा हुआ शेष 3-4 था उससे आ गया, अब आप कहीं के नहीं रहे। ऐसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप 50 नंबर का तो छोड़ के आइएगा। तो इस प्रकार का ऐसे टीचर के पास करें कि जो कवरेज सही करे। दूसरा, आर्थिक रूप से वहनीय हो, यानी कि आप अभी तक आप लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा फीस है, 40,000 रुपया है। बिल्कुल 40,000 बहुत ज़्यादा है, 45,000 बहुत ज़्यादा है, ये कोचिंग करना थोड़ा कठिन है। तो आपको आर्थिक रूप से वहनीय हो। तो आप पूछेंगे किसका वहनीय है, मैं अपना ही बता सकता हूँ, बाकी सभी का कोचिंग अच्छा है, बेहतर है। आपको जहाँ पूर्ण श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसको ही ज्वाइन करा लेना चाहिए। जैसे कि आपको राम अच्छे लगते हैं तो आप राम को पूजा करिए, उनसे बात करिए। आपको अल्लाह अच्छे लगते हैं तो अल्लाह से बात करिए। आपको ईसा मसीह ही अच्छे लगते हैं, ईसा मसीह से बात करिए। शिव अच्छे लगते हैं, शिव से करिए। सभी बेहतर हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी बेहतर पढ़ाते हैं। बस आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बातें बताई हैं वह आपका कर्तव्य है, आपको बताना है मुझे, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, तो उसका ज्वाइन करना है। कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञान, कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आप कहीं भी करिएगा, उस टीचर के प्रति आपको श्रद्धा और विश्वास रखना होगा कि यह टीचर बेहतर कराएगा और मैं बेहतर मेहनत करूँगा। मैं कहता हूँ 30% मेहनत मेरी होती है पढ़ाने का। मैं आपको 2-2.5 घंटे रोज़ पढ़ा दूँ क्लास, बाकी 70% मेहनत आपकी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि 70% आपका, यदि मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए आपको 4 घंटे देना चाहिए। कम से कम 2 गुना 4 से 5 घंटे आपको देना चाहिए, तभी आप बेहतर 3 महीने में कर पाएंगे, 4 महीने में कर पाएंगे। 3 से 4 महीने के मध्य ही आपका हो पाएगा ढंग से बेहतर। यानी कि मेरा 80 क्लास में इस प्रकार का कवर कर पाता हूँ, कभी 80 से 90 के बीच होता है, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ। मेरा प्रतिदिन आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उसका 2 उत्तर लिखना होता है। ऐसे आप मेरी 80 क्लास करते हैं तो आप 80 दूनी 160 लगभग उत्तर लिख के मुझे चेक करा सकती है। ऐसा मेरे यहाँ फैसिलिटी रहता है, और इसके बाद टेस्ट सीरीज भी मैं करवा देता हूँ। तो मेरा सब कुछ इतना ही में रहता है। आर्थिक रूप से वहनीय के लिए क्या है कि आर्थिक रूप से मेरा कोचिंग इस बार केवल इसी बैच के लिए मेरी शर्त है कि 20,000 का कोचिंग है ही, ये तो सभी को आपको मालूम है। केवल मैं इसी बैच के लिए बात बता रहा हूँ। इस बैच में बहुत लोगों ने मुझसे कहा 20,000 भी मेरे पास वहनीय नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को 20,000 भी देना आपको मुश्किल पड़ेगा, कठिन है। मैंने रखा है कि आप पहली क्लास ज्वाइन करने से पहले इस बार 10,000 दे सकते हैं, सिर्फ इसी बार। और 1 महीने बाद 30 दिन बाद आपका लगभग, जब आपका 150 से 200 नंबर का सिलेबस हो जाएगा, 1 महीने में लगभग मैं 150 नंबर का सिलेबस करा देता हूँ। 1 महीने में लगभग 25-30 क्लास, 25-26 क्लास में मेरा 150 या 200 नंबर के करीब हो जाता है। तो 30 दिन बाद आप 10,000 और दे सकती हैं। ये मैंने इस बार आपको फैसिलिटी रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इतना इसलिए रखा है कि मुझे भी बहुत मेहनत पड़ती है, आपके साथ प्रतिदिन मुझे मेहनत करना होता है, आपको एक एक प्रश्न लेना पड़ता है, और मैं ज़्यादा विद्यार्थियों को ज्वाइन नहीं करता हूँ, इसलिए आपको ऐसा मैं इतना रखता हूँ। अब आप लोगों को बेहतर वर्जनीय है। कहाँ 40-45 हज़ार जो आपके लिए कोचिंग था, आज मैंने 10,000 का 2 का इंस्टॉलमेंट भी रख दिया। आप इसी बैच के लिए है बात मैं कह रहा हूँ, पुनः यह बात दोहरा रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं। और जैसे ही 5 विद्यार्थी हो जाएंगे मैं क्लोज कर दूँगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हमें असुविधा होती है पढ़ाने में, हमें मीट पर कोचिंग करना होता है, आपसे सीधे वार्तालाप करनी होती है। तो इसलिए तो मैंने आपको बता दिया है आर्थिक रूप से वहनीय हूँ। तो आर्थिक रूप से आप यदि इस प्रकार का आपका क्षमता है 40-45 हज़ार, तो आप वो चाहें तो वह ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं वह वहाँ भी ध्यान रखिएगा, है ना। कहा गया है दूध पिए छानकर और गुरु बनाए जानकर, कि छान कर के दूध पीना चाहिए, क्योंकि कुछ गिन ना जाए, और गुरु को जान करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि बाद में यदि गुरु के प्रति श्रद्धा बाधित होती है तब प्रॉब्लम है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए
इंटरव्यू की तैयारी साथ में हो। आप स्वयं मुझे एक बात बताइए, सोचिए दिमाग से, अपने दिमाग से सोचिएगा तार्किक रूप से। आप जब किरारतार्जुनीयम नियम पढ़ रहे हैं तो आप किरारतार्जुनीयम नियम का तैयारी इंटरव्यू का पूरा मेंस होने के बाद करिएगा। आपको पूरा सिलेबस के एक चीज का पढ़ाएगा? आपको लगता है ऐसा करवाएगा कोई? कभी नहीं करवाने वाला, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो विषय जब पढ़ना है उसके इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है उसको ध्यान रखना है, और उसी को ध्यान रख कर के इस प्रकार का तैयारी करना है। किरारतार्जुनीयम पढ़ रहे हो तब उसका, गीता पढ़ रहे हो तब उससे देखिए कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बन सकती हैं। तो इस प्रकार मेरी कोचिंग में कराया जाता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अन्य जगह भी आपको ये देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको आप खुद तार्किक रूप से सोचना चाहिए कि कब आप करेंगे। जब आप दर्शन पढ़ रहे हैं तब दर्शन का यदि इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप बाद में करेंगे? कोई आपको करवा सकता है क्या बाद में? नहीं। साथ ही साथ हो सकता है बाद में वह रिकॉल करा सकता है, और भी जो उससे छूट गया था समग्र रूप में बताने में वह आपको समाप्त करके सिंहावलोकनिक दृष्टि से एक स्वरूप में बता सकता है, यानी कि सभी बातों को एक साथ बता सकता है। समझ में आया? चलिए, तो इंटरव्यू साथ आप तैयारी करते जाइएगा। आप ये जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक्सों को आप लोग सेल्फ स्टडी में कवर करिएगा। दूसरा, पिछले 3 या 4 साल में जिस भी कोचिंग का आप ज्वाइन करें उसका नोट्स अपडेट हो, ऐसा नहीं कि 20 साल से चल रहा हो। नंबर कम आएगा, प्रॉब्लम होगी, आपको अपडेट नोट्स होना चाहिए, उसका निरंतर वो अपडेट करता रहे टीचर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप स्वयं सोचिए ना, एक नोट्स को, एक क्वेश्चन नोट्स को 25 विद्यार्थी पिछले 20 साल से लिखे जा रहे हैं, हर बार वही उत्तर। कुछ चीज़ तो अपडेट होता है। मुझे मालूम है कि हर चीज़ नोट्स में अपडेट नहीं हो सकता है, जैसे 16 संस्कार है, आप 17 नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो महत्व है वो बदला जा सकता है। आपको इंटर रिलेट करना सीखा जा सकता है, नए नए उदाहरण लाए जा सकते हैं। दर्शन में वही आप घट और पट का उदाहरण देते रहिएगा तो वैसे नंबर आएगा। आपको रोटी और सब्जी, चाय और पानी के उदाहरण आना चाहिए, आपको महंगाई के उदाहरण आना चाहिए, आपको जो वर्तमान घटनाएं चल रही हैं, करंट रिलेट हो रहा है, उन सभी को ध्यान रखना चाहिए। आपको आर्थिक संकट जो श्रीलंका में चल रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। रसिया तालिबान जैसे युद्ध को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करना चाहिए। जब आप अर्थशास्त्र चाणक्य का पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, तो इस प्रकार आपको नॉलेज के साथ आपको प्री और मेंस दोनों के लिए, सॉरी मैं प्री बोल दिया हूँ यहाँ, मेंस और इंटरव्यू के लिए करना चाहिए। देखिए, और तो आपको नोट्स अपडेट यदि आप भी बना रहे हैं तो आप नोट्स अपडेट करके ही बनाइएगा, ध्यान रखिए। आगे कि कोचिंग ज्वाइन करने से पूर्व नोट्स अवश्य देख लें उसका कि कैसा नोट्स है। बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए और आप मुझे एक अच्छी यूनिट का नोट्स भेज दिए, मतलब कोई भी बताइए अच्छे से, आप समझ जाइएगा यदि उसका नोट्स बेहतर, यदि किताब जैसा नहीं छपा है, यदि आप समझ पा रहे हैं कि एक जो आपका टॉपिक्स है उस पर मेरे जैसा नोट्स है। मेरे जैसा का मतलब ऐसा कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एक उत्तर कितने में लिखना होता है। जैसे कि ये पूछा कि भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी के अर्थ गौरव के वास्ते में बताइए, उपमा कालिदासस के बारे में बताइए, या फिर जो आपका धर्म पुरुषार्थ है उसके बारे में बताइए। तो देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न होता है उसके लिए आपको मालूम है कि 150 शब्द लिखना है, और जो 17 अंक का है उसके लिए आपको 250 से 320 के बीच शब्द लिखना है। तो आपको नोट्स ऐसे रखना है कि यहाँ 150 का पूछा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसके लिए लगभग 200 से 250 शब्द का से 200 से 300 शब्द के बीच नोट्स हो उसका, और बेहतरीन हो, डायग्राम, फ्लो चार्ट, आधुनिक करंट वगैरह सब इसमें अपडेट हो। ऐसे ही यहाँ 300, जो ये 250 से 300 लिखा है, यहाँ लगभग 300 पेज शब्द से लेकर के नोट्स 400 शब्द का हो। तो ऐसे नोट्स कवर होना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, यदि ऐसा नहीं है प्रत्येक टॉपिक्स पर उसका नोट्स, तो आप कैसे कवर करिएगा मुझे बताइए। गीता का महत्व लिखना है तो अपने के पास 400 शब्द का होना चाहिए।
आपको गीता की प्रशासनिक संदर्भ में बताना है तो उसका मालूम होना चाहिए, आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में मालूम होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या है मालूम होना चाहिए। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पूर्व नोट्स अवश्य देख लीजिएगा। तीसरा, डेमो लेकर के देखो। क्यों देखो? क्योंकि आपको वह टीचर यदि समझाने में सक्षम है, जो वह पढ़ा रहा है, यदि वह समझ आ रहा है और उपरोक्त बातें जो मैंने बताई हैं वह ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जो आपकी क्षमताओं के अनुरूप है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैं कहूँगा कि किसी न किसी को ज्वाइन अवश्य कर लेना चाहिए। किन विद्यार्थियों को स्पेशली ज्वाइन कर लेना चाहिए उनको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जिसने लगभग 10th तक संस्कृत पढ़ा था, ठीक है ना, आपने स्कूली संस्कृत पढ़ा था, वह यहाँ बिल्कुल भी काम का नहीं है। वह इसलिए काम का हो सकता है कि आप थोड़ा अनुवाद जानते हो, बस। इससे ज़्यादा आपने कोई सिलेबस का वहाँ पार्ट कवर नहीं किया था। आपने वहाँ पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत ये धातु याद की होगी, आपने शब्द रूप याद किए होंगे, कुछ और 2-4 श्लोक 10 पढ़े होंगे। इतनी संस्कृत से कुछ नहीं होता है। ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। आपको 10th तक यदि आपने पढ़ा है और हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है से आप देना चाह रहे हैं, तो आपको इन दोनों मीडियम वालों को अवश्य रूप से इनको कोचिंग कर लेना चाहिए। किसी का भी करिए आप। क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं कवर कर पाइएगा। इस बात को आप जितने जल्दी स्वीकार लेंगे उतना बेहतर होगा। सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेहतर सहायक हो, वो आपको सेल्फ स्टडी में मदद करता रहे, तो आप सेल्फ से भी कर पाएंगे। लेकिन कोई कितना मदद करेगा आप खुद सोचिए ना। वो नोट्स बना के तो देगा नहीं आपको, और नोट्स बना के देगा नहीं, तब आप कैसे करिएगा? मैं भी आप लोगों का इतना मदद कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कहाँ कर सकता हूँ बताइए? आप खुद सोचिए ना। आपको मुझे पास में होना चाहिए, रोज़ उत्तर आपके 2-2 चेक करना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, 5 मुझे रोज़ 10 उत्तर चेक करना होते हैं, 5 विद्यार्थी होते हैं, तो मैं 10 ही उत्तर चेक कर सकता हूँ ना, सभी का तो नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार की से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ। और दूसरा, कोचिंग ज्वाइन सेल्फ से कर कौन सकता है वो भी बता रहा हूँ। जिसका 4 GS कंप्लीट हो, उसने 4 GS कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है ना, और इसके बाद वह कम से कम संस्कृत बेहतरीन लिखना जानता हो और बेहतरीन बोलना जानता हो। यदि वो समझ लेता है, लिख लेता है, बोल लेता है, यानी कि शास्त्री किया हो या फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत लिया हो या फिर इतना ये सब ना भी किया हो, लेकिन संस्कृत अवश्य जानता हो बेहतरीन, और फिर वह किताब बुक्स को मंगा करके स्वयं से उसका नोट्स बना लेता हो। बुक्स मंगाए और अपना नोट्स एक इस प्रकार का अरेंज करके बना ले, तो इस प्रकार का विद्यार्थी सेल्फ भी कर सकता है। मैं इन्हीं प्रकार के विद्यार्थियों में से एक हूँ। मैंने डबल MA किया हुआ है। एक अभी मैंने एक तो संस्कृत व्याकरण से किया हुआ है, दूसरा अभी मेरा अर्थशास्त्र से चल रहा है, अंतिम ईयर है। तो इस प्रकार के मैंने 2 विषयों से कर रहा हूँ। तो मेरा जो मैंने संस्कृत से किया हुआ है, मूल रूप से मैं पिछले 9 साल से संस्कृत ही पढ़ रहा हूँ और संस्कृत से ही मैंने पढ़ा हुआ है। व्याकरण से मैंने आचार्य यानी कि MA किया हुआ है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही तैयारी में आगे बढ़ना है। आपको एक बार और आवश्यक सूचना बता रहा हूँ, जो भी इच्छुक है 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, वो मुझे अभी इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके और अपना ज्वाइन करने के लिए कह सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 ही विद्यार्थियों को बैच में लेने वाला हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यह मेरा WhatsApp नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेहतरीन आप सेल्फ स्टडी करिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं नोट्स भी प्रदान करता रहता हूँ। जो भी आवश्यक होता है, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, उसको आवश्यक करते देता रहता हूँ। चलिए, अब आप लोगों को ऐसे, आप लोगों ने कहा था कि आपको लोगों को मैंने एक बात कहा है कि कैसे कवरेज होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे कि सिलेबस में आपके में क्या लिखा है, कृतार्जुनीयम, महाकाव्य और भारवी, कि बस सिलेबस इतना ही है। अब आप खुद समझिए एक बात कि इतना छोटा सिलेबस लिखा हुआ है, आप कैसे समझिएगा। तो पहले तो आपको क्या करना है कि पिछले 1995 से लेकर के अब तक क्वेश्चन देखना है। देखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन जिस वर्ष आया हुआ है, हो सकता है कि इस भारवी के महाकाव्य से 1995 में 96 में नहीं आया हो सकता है ऐसा, जैसे कि यहाँ मैं लाया हूँ, नहीं आया है।
तो आप रसाभिव्यंजना सप्रमाणम बिंबरिसत कि किरातार्जुनीयन में रसाभिव्यंजना है और उसको प्रमाण सहित बताना है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, प्रमाण सहित आपको पढ़ना भी होगा, तो रसाभिव्यंजना के बारे में बताना है। किरातार्जुनीयम में अर्थ गौरवत्वम सप्रमाणम समर्थयत, आपको अर्थ गौरव को बताना है सप्रमाण सहित, यानी कि प्रमाण सहित यहाँ भी बताना है आपको। ये किरातार्जुनीयम में वीर रसहा, अब देखिए 2002 में जो रस पूछा ना वही बात यहाँ है वीर रस का, क्योंकि किरातार्जुनीयम में जो प्रधान रस है वह वीर रस है, यानी कि जो अंगी रस है वह वीर रस है। तो ध्यान रखना है ये आपको। तो ये रिपीटेशन हुआ है, इसलिए कहता हूँ रिपीटेड होता है, और भी बताऊंगा अभी क्या रिपीटेशन यहाँ हुआ है। किरातार्जुनीयम में निरूपित राजनीति क्या है, देखिए अब निरूपित राजनीति समझिए इस बात को, जो मैंने कहा था राजनीतिक या प्रशासनिक समस्याएं, यहाँ से वो निकलेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या आज के प्रशासन में समस्याएं हैं, उनको दूर करने में। आज मंत्री पीएम की नहीं सुन रहा, पीएम मंत्री की नहीं सुन रहा है, हटाना पड़ता है। एक विधायक में एक राज्य में दूसरे राज्य में लड़ाई हो रहा है, आप देखते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है, लड़ रहे हैं। आप जानते ही होंगे ममता बनर्जी जी, मोदी जी, केजरीवाल जी, मोदी जी, सब बेहतर हैं नेता, है ना। चलिए, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार की समस्या। इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? प्रशासन में करप्शन है, क्या समाधान है? राजा को किस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, सभी चीज़ों का वर्णन आप कैसे, तो निरूपित क्या राजनीति है और यह राजनीति आधुनिक कैसी है। आप ये राजनीति किस समय की बात कर रहे होंगे, भारवी हैं किस समय की, उस समय की भारतीय ऐतिहासिक स्थितियां कैसी हैं। अब आप कहेंगे कि इतिहास का ज्ञान क्यों होना चाहिए, भारवी है छठी जो लगभग शताब्दी है, ऐसा स्वीकृत मत है। ऐहोल अभिलेख के प्रमाण से ऐसा होता है, विष्णुवर्धन के मित्र थे भारवी जी, ऐसा माना जाता है। तो वहीं ऐहोल अभिलेख में भारवी और जो कालिदास हैं इनका वर्णन है, और उसमें रवि कीर्ति ऐसा वर्णन करवाते हैं कि भारवी और कालिदास के सदृश ही मेरा भी, मतलब मैं भी उनको अनुसरण करता हूँ या उनको मानता हूँ, इस प्रकार का वचन वहाँ लिखते हैं, कहते हैं रवि कीर्ति। और वह तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारवी दक्षिण भारत के थे, पहली बात। उनके समय छठवीं ईस्वी के थे, और छठवीं ईस्वी में भारत की परिस्थितियाँ क्या थीं। भारत में गुप्त काल का पतन हो चुका था, सामंतवाद आ चुका था, छोटे छोटे राज्य वंश बन रहे थे, उन्हीं राज्य वंशों की समस्याएं, बहुत सारी राजा लड़ भिड़ रहे थे। तो उस समस्याओं को समाधान करने के लिए, भारत को एक और अखंड बनाने के लिए भारवी ने किरातार्जुनीयम जैसे ग्रंथ की रचना की। क्योंकि आप राजकाल में, राजवंश में सीधे आलोचना नहीं कर सकते, सीधे ज्ञान नहीं दे सकते हैं, इसलिए ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि जैसे महान महान विचारक रहे, जिन्होंने विभिन्न सारी पुस्तकों, पत्रिकाओं के माध्यम से संदेश फैलाया। आपने देखा है कि 1857 का जो युद्ध हुआ, या फिर जो विद्रोह है आप मानते हैं, तो उसमें क्या हुआ, पर्चियों के माध्यम से सबको मालूम चला था। वह थोड़ा जो भी रहा उसको आपको सब मालूम है, इस प्रकार का हिस्ट्री यदि आप पढ़े हैं। इसलिए हिस्ट्री जब हो जानने वाला, पॉलिटी जानने वाला ज़रूरत है, क्योंकि आपका पेपर ऐसा है ना यूपीएससी, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रथम सर्ग में वैशिष्ट, तो इस प्रकार का आपको एक एक चीज़ का मालूम होना चाहिए, तो ये क्वेश्चनों को समझाने वाला हो आपको। अब बेहतरीन पहले समझाए, इसके बाद में समझाए। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ फिर रिपीटेड हुआ है। नारी केल फल सम्मितम बचो भारवे, ये 2017 में और 21 में आया है, यानी कि पिछले साल और 2017 में 5 साल के अंतराल पर आ गया। इसको आपको बेहतरीन नोट से एक बार बना होता तो 2017 में जिसने दिया है 2021 भी दिया है, ऐसे कई लोग हैं, तो उनका सिलेक्शन होता। ये पूछा है क्या किरातार्जुनीयम की नवीनतम भाषा विनियोग, ये क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है, आपको समझाना हो। इसमें कहा है किरातार्जुनीयम में क्या नई कथा आई है जो कि वन पर्व में महाभारत के में नहीं थी, और क्या केवल भारवी ने भाषा ही भाषा लिख दिया है या उसमें कुछ नवीनता भी विषय की है, तो इन सबको बताना है। यहाँ आपको भारवीय अर्थपूर्वम यह पुनः रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, और मैंने ये पहले भी आपको यहाँ बताया हुआ है। तो इस प्रकार का ये भी कई बार आ चुका, तो इस प्रकार भारवीय अर्थपूर्वम 2020 में आया। तो इस प्रकार अब आपको कवर क्या करना होता है कि भारवी की परिचय क्या है, किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय क्या है,
आपको मालूम होना चाहिए करारता अधिनियम क्या है, किन परिस्थितियों में बनाया है, क्या क्या समस्याओं को दूर करेगा। करारता अधिनियम जैसे ग्रंथ में नायिका का वर्णन नहीं है। नायिका का वर्णन क्यों नहीं है? इससे महिलाओं की स्थिति क्या समझ में आती है, और महिलाओं की बात आ जाती है तो भारतीय समाज आ जाता है। आपको भारतीय समाज का मालूम होना चाहिए, महिलाओं की वर्तमानिक स्थिति और महिलाओं की भावी की समकालीन स्थिति। साहित्य इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि आप मटक रहे हैं हा, है ना, जैसे मूवी को देख के हंसते हैं, इन सब के लिए नहीं होता है वाह शकुंतला कैसी है, ये सब पढ़ते रहोगे ना श्रृंगार तो हो गया साहित्य। साहित्य इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। आपके से जो इतिहास वाला पेपर लगा है उसमें क्या लिखा है, साहित्य पढ़िए। क्यों? क्योंकि साहित्य ही क्या करता है, आपको बेहतरीन एक प्रमाण के रूप में होता है। आप लोगों ने दो प्रकार के स्रोत पढ़े होंगे, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत वही कि लिखित स्रोत, तो यही साहित्य समाज की स्थिति बताता है, आर्थिक स्थिति बताता है। तो यह सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन श्लोकों में छुपा करके अवश्य बताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी ऐसे नहीं कहते थे। 1962 का जब भारत चाइना युद्ध हुआ तब उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी और समझाया। सीधे कोई नहीं कहता है, लेकिन फिर भी स्थिति को समझाने के लिए, जन संदेश प्रचारित करने के लिए, मानव समाज को अनुशासित करने के लिए इस प्रकार का किया जाता है। तो साहित्य में ऐसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बातें क्या हैं और काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, आप इसके लिए नहीं पढ़ा जाता है कि श्लोक को आप पढ़ के छंद ये है, समास यह है और इसमें इस प्रकार का ये है, इस शब्द का अर्थ ये है और सामान्य अर्थ ये है। यही पढ़ते रहे ना तो नंबर ऐसा ही आएगा ना। आपको उसके गूढ़ बातों को समझना है, जो अन्य सुलझे या छुपे हुए रहस्य हैं उनको समझना पड़ता है। दूसरा आप ध्यान रखिए, तो क्यों नहीं है ऐसा पूछ लिया आपसे इंटरव्यू में, तो आप क्या करिएगा, वहां देखेंगे क्या कहिएगा, उत्तर देखते रहेंगे। तो आपको ये इंटरव्यू का, साक्षात्कार का भी मालूम होना चाहिए। कभी मेंस में पूछा तो ठीक है। करारता अधिनियम की रचना क्यों की गई बताइए? भारती को सपना आ रहा था, या भारती भी ये कह रहे थे कि महाभारत भूल गए हैं सब लोग, मैं लिख देता हूँ सो फिर से कथा रट लें। कथा याद कराने के लिए या पुनरावृत्ति कराने के लिए लिखे थे बताइए? इसके लिए तो नहीं लिखे होंगे, कोई ना कोई समकालीन समस्या होगी। आप स्वयं बताइए, आज के बारे में यदि मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि 12 रुपये का मट्ठा का पैकेट आज से 3 महीने पहले आता था, आज 14 रुपये 16 रुपये का आ रहा है, 4 रुपये बढ़ा है। आज से 6 महीने पहले 24 रुपये का 1 किलो आटा आ रहा था, आज 30 का आ रहा है। ये मैं सामान्य बता रहा हूँ, ये स्थितियाँ हैं। मैं समकालीन जो देख रहा हूँ राजनीतिक की, है ना, कोई कम दलाल कोई ज़्यादा दलाल हैं, सब दलाल। ये राजनीतिक हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार को हम देख रहे हैं। हम यथार्थ बोलते हैं इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है ऐसा, परंतु जो सत्य है वह छुपाया तो नहीं जा सकता है ना। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचाहा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं, आपको मालूम ही होगा। अप्रियस्य च वक्तस्य, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय सुनने वाला जो आप लोग सुन रहे हैं, और अप्रिय बोलने वाला और सत्य बात को बोलने वाला, दोनों दुर्लभ है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये करारता अधिनियम की रचना क्यों हुई, आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि ये भारत है, भारत था, भारत के यहाँ ये स्थितियाँ थी, ऐसे आप मैप बना करके भारत का और ऐसी स्थितियाँ दिखा करके पूर्वोत्तर बना करके दिखा सकते हैं। आप भारत का मैप बनाइए, ऐसे दिखा सकते हैं। 1 मिनट में मैप बना सकते हैं आप, सेकंडों में मैप बना के और दिखा सकते हैं कि यहाँ ये ऐसी स्थिति थी, ऐसे ऐसे छोटे राजवंश पर चल रहे थे। इनको एक और अखंड बनाने के लिए अभी आप देख रहे हैं जो कांग्रेस है वह अभी एक योजना, मतलब एक उसका चल रहा है कार्यक्रम, क्या, भारत जोड़ो कार्यक्रम। क्यों टूट गया क्या भारत? नहीं। फिर कैसे टूटा है? जाति प्रथा, बहुत सारी समस्याएं हैं, जाति अलग अलग, शिक्षा अलग अलग, कैटेगरी अलग अलग, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते इस प्रकार का उनका चल रहा है। हम लोगों को पार्टी के किसी का भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जो समकालीन समय में चल रहा है वह अवश्य ही आपको अवगत कराता हूँ, क्योंकि आप एक इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें आपको राजनीति से रोज़ भिड़ंत होना है, या आपको उन समस्याओं को यदि समझना है, संदर्भित करना है, जानना है, तो आपको ये सब जानना होगा। चलिए, वर्तमान राजनीतिक द्वंद्वों को दूर करने में, है ना, करारता अधिनियम क्या संदेश देती है कि देखिए राजनीतिक समस्या तो उस समय भी थी, 6वीं ईस्वी में भी, लेकिन आज उस समस्या को सॉल्व करने में क्या 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया है, राजनीति क्या राजनीति निरूपित है,
2014 में क्या हुआ था बताइए? कांग्रेस हार के बीजेपी आ गया था, मालूम होगा आपको। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्यों है कि उसमें क्या राजनीति है, करंट से ये भी संबंधित होते हैं। जो टीचर बना रहा है वो अपडेट होता है, कोई बेहतर टीचर बनाता है क्वेश्चन। करारता अर्जुनियम की प्रासंगिकता आपको मालूम होना चाहिए, क्या महत्ता है करारता अर्जुनियम की, क्यों लिखा गया, जनता को क्या संदेश देना चाहते थे भारवी, या अपना पांडित्य प्रकर्ष दिखाना चाहते थे, या इसलिए कि कथा भूल गए हैं इसलिए बताना चाहते थे। ये सब कुछ नहीं, वो कुछ बताना चाहती थी। करारता अर्जुनियम की वैशिष्ट क्या है, विशेषताएं क्या हैं, 2016 में आया है, 18 में आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए पढ़ते समय। ये टॉपिक्स बता रहा हूँ वह है जो मेरी क्लास में कवर कराए जाते हैं, करारता अर्जुनियम भारवी के। ऐसे ही आपको सभी क्लासों का जिसका भी ज्वाइन करना है देखना पड़ेगा, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सब कवर करना पड़ेगा। इस प्रत्येक टॉपिक्स पर आपका लगभग 300 शब्द का नोट्स हो, और यदि 300 शब्द का आपका नोट्स है तो आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और आपका बस ये ध्यान रखना कि वो नोट्स बेहतर हो। यदि आप एक बार दे लें उस नोट से और 240-50 नंबर आ रहा है, तब आप समझ आइए कि आपका गुणवत्तापूर्ण नहीं। चलिए, नारिकेल फल सम्मितम भजो भारवेहि 2017 में 21 में आया है, अभी आपको पहले दिखाया। भारवी की शैली कैसी है, भारवी का रसाभिव्यंजना कैसा है, देखो 2013 में आ चुका है। अब देखिए ये संभावित प्रश्न है, बाकी ये संभावित है। भारवी की अलंकार योजना क्या है, संभावित है। भारवी की छंदो योजना क्या है, संभावित है। भारवी का प्रकृति वर्णन या प्रकृति चित्रण क्या है, संभावित है। तो इस प्रकार के मैं संभावित प्रश्नों को भी कवर करता हूँ, तो ऐसे अन्य टीचरों को भी आपको देखना है। भारवी का पात्र चित्रण कैसा है, यानी कि पात्र कैसे उन्होंने, कैसा उन्होंने, जैसे मूवी में होते हैं ना कि ये अच्छा रोल कर रहा है, ये मूवी में अच्छा है, ये हीरोइन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे ही भारवी की करारता अर्जुनियम में किसने बेहतर किया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझिए, एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि भैया ऐसा बताइए कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए भारवी ने ऐसे कौन से विचार हैं कि जो अनुकरणीय हैं, कोई मूल्यों को बताइए, 4-5 मूल्य बता दीजिए, 3 बता दीजिए, 2-5 बता दीजिए। यदि आप एक वीडियो देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो उसको बताइए, आपको तैयार है तो आप बेहतर है। भारवी का सामान्य जन को संदेश क्या है, क्या वो बताना चाहते हैं, तो इस प्रकार का क्या संदेश देना चाहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, पहला टॉपिक्स मैंने क्या यहाँ इस प्रकार का आपका सभी चीज़ें कवर होना चाहिए, जैसे भारवी का परिचय और करारता अर्जुनियम का सामान्य परिचय, इस प्रकार का मैंने लिखा। देखो मेरा नोट्स भी ऐसा ही होता है। भारवी का परिचय लिखा है कि दंडी की अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे। प्रमाण दिया ना मैंने, कहाँ से, सब प्रमाणम पूछता है, क्या दिया मैंने प्रमाण यहाँ नोट्स में, क्या अवंती सुंदरी कथा के अनुसार वो दंडी की है, उसमें भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे। तथा और क्या था, चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशन द्वितीय के अनुज यानी कि छोटे भाई विष्णुवर्धन, जो कि 615 में जिनका जन्म हुआ है, के भारवी मित्र थे। ठीक है, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में 613 ईस्वी में जो रवि कीर्ति ने सुस्पष्ट रूप से अपने आप को, है ना, अपने आप के काव्य के क्षेत्र में कालिदास और भारवी के कीर्ति का आश्रय लेने वाला कहा है। तो समझ में आया, ऐसा मेरा नोट्स है, मैं नोट्स पढ़ के बता रहा हूँ। जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बेहतर समझाता हूँ, उसके बाद नोट्स आपको प्रदान किया जाता है। तो फिर आपको कहेंगे कि कहाँ है ये अभिलेख का वो श्लोक, तो फिर वो श्लोक बताना पड़ता है, और आपको ऐसे टिक लगा दिया, देखिए ये भारवी और कालिदास, ये लिखा है भारवी का नाम और ये लिखा है रवि कीर्ति का नाम। तो इस प्रकार आपको इस उपरोक्त इस स्वरूप में उपरोक्त प्रमाण से यह स्पष्ट है कि भारवी 634 ईस्वी के सुप्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। तभी तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो उनका मैं अनुकरण करता हूँ या उन जैसा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले प्रसिद्ध हो चुका है। आज आप किसी भी बेहतर टीचर या अपने गुरु का अनुसरण करना चाहते हैं, तो जब वो प्रसिद्ध है तब ना, कि आप ऐसे ही किसी को भी। चलिए, अभिप्राय यह है कि इनका जन्म इससे पूर्व लगभग 600 ईस्वी के करीब होगा। तो हमने बताया क्यों होगा, प्रमाण दिया। फिर हमने देखो यहाँ क्या बताया, यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि 600 ईसा पूर्व के समय गुप्त साम्राज्य का पतन तथा विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। अब मैंने स्थिति बताई कि किसका निर्माण किया जा रहा था, क्या हो रहा था। अब क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता के इस सामंतवादी युग में महाकवि भारवी वैसे ही एक बुद्धिजीवी सितारा की भांति उभरे, जैसे
फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवियों का उदय। आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे तो आप, तो ऐसा हिस्ट्री का नॉलेज होगा तभी वो इस प्रकार का रिलेट कर पाएगा। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस प्रकार का आपका दयानंद सरस्वती, तो ये मैंने बताया इस प्रकार के इनका भी उस समय उद्भव हुआ। क्या किया राजा राम मोहन राय ने? बताया कि भाई ये अंग्रेज कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, लूट मार रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया? बुक छापा कि आर्थिक रूप से हमारा शोषण कर रहे हैं। अब देखिए उस समय की समकालीन समय की राजनीतिक स्थिति उल्लेखनीय है। देखिए बताना जरूरी है कैसी थी। अब देखिए अब 2014 में क्या आया था? 2014 में आया था करारतुर्जुनियम में जो निरूपित राजनीति है वह बताइए। अब देखो श्लोक सहित में लाया हूँ कैसे निकाला जाता है। श्लोक में लिख रहा है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम वित्ते ही विमस्य कारणिम गुण लुब्धा सुमेव संप्रदा। यानी कि इसका मतलब यह है कि बिना विचार किए किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए, यानी कि अचानक नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने एक कथा सुना होगा कि एक महिला है, वह उसका बच्चा है और एक नोएला होता है, वह घर में खेल रहे होते हैं। जब वह खेल रहे होते हैं तभी वह पानी भरने घट लेकर के बाहर जाती है और पानी भर के आती है। वह देखती है कि नोएला है, उसके मुँह में खून लगा हुआ है। तो खून को देख करके वह उस नेवले पर मटका को गिरा देती है। जैसे ही मटका इसको गिरता है तो वह मारा जाता है। इसको देखकर इसी गुस्से में वह जाकर के अंदर जाती है और जब अंदर जाकर रूम में देखती है, कमरे में देखती है, तो उसको उसका बच्चा सुरक्षित दिखता है और पास में ही एक सर्प है जो कि कटा हुआ दिखता है, यानी कि उसको मरा हुआ रहता है। तब उसे ज्ञात होता है कि यह सर्प से हमारे बच्चे को बचाने के लिए इसका मुंह में खून था और बाद में वह पछताती रहती है। तो आप बाद में पछता के क्या कर लेंगे? यानी कि इस प्रकार के गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप स्वयं सोचिए आज के प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि उस समय राजा और मंत्री लोग ऐसे निर्णय ले रहे होंगे जो अप्रासंगिक थे। आप देखते हैं कि बिना किसान कानून पर विचार किए, किसान संगठनों से बिना पूछे हुए तात्कालिक गवर्नमेंट ने किसान बिल जारी किए और फिर विरोध किया गया और पुनः वापस लिए। वापस लेने का मतलब यही है कि आपकी उसमें गलती थी या कुछ था, या आपने पहले विचार नहीं किया, कुछ भी था, लेकिन इससे कितना समस्या हुआ उत्पन्न। तो ऐसे आपको करेंट वाला जोड़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो ये कहता है सहसा विदित न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम। ये श्लोक दिखाता है इस प्रकार के भाव और इसको आपको इंटर रिलेट करना पड़ता है जब आप समझते हैं। आपको यहाँ दिखाया मंत्रियों व राजाओं के मध्य तनाव की स्थिति। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि आप केजरीवाल और मोदी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी जी और मोदी जी, अब केंद्र राज्य संघर्ष आपका टॉपिक्स लगा हुआ है, राज्य केंद्र संघर्ष पॉलिटी यदि आप पढ़ते हैं, इन दोनों के निपटाने के लिए संघ सूची संवर्ती सूची आपको बनाई गई है ये, लेकिन फिर भी विरोध चल रहा है। इससे सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा पा रहा है। संघवाद की जो परिभाषा हुआ है वो बाधित हो रही है। तो इस प्रकार हो रहा है, इस प्रकार की वर्तमान कालिक समस्या है। तब उस समय भी ऐसा था कि छोटे छोटे राज्यों में मंत्री लड़ झगड़ के विभाजन कर रहे थे। आज विभाजन जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा भारत राज्यों में विभाजित अवश्य है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा वह कैसा सखा, वह कैसा मित्र है आपका जो आपको बेहतर राय ना दे, बेहतर बात ना बताए, और वह कैसा राजा है जो अपने मित्र या मंत्री की बेहतर बात ना सुने। यानी कि इसका भावार्थ तो यही है कि अच्छा राजा वह है जो अपने मित्र की बात सुने और अच्छा मित्र वह है जो अपने राजा को सही बनाए। लेकिन ऐसा आज क्या हो रहा है? नहीं, उस समय भी नहीं हो रहा था, इसलिए ये बता रहे थे। यानी कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब इनका क्या है कि एक ही चीज़ में बहुत सारा गूढ़ अर्थ बता देते हैं। सकिम सखा शास्ति न सायोधिपम हिता नया संश्रिते सकिम प्रभु। इन्होंने बताया कि दुर्नीति से राज्यों को हड़पा जा रहा था। दुरोदरच्छद विजिताम समीहते नयन जेतिम जगदिम सुयोधनः, प्रथम सर्ग का 7वां पद्य है, देख सकती हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि दुर्नीति से यानी गलत रूप से हड़पा जा रहा है। कैसे? जैसे यहाँ ऐसा मान लीजिए
ये सत्य है नहीं है मुझे नहीं मालूम, जो भी हो, लेकिन मैं ये केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि कहते हैं कि ईवीएम का वो घोटाला करके आप जीत गए चुनाव, तो आप दुर्नीति से जीत गए ना, एक बार जीत गए फिर आप अच्छा काम कर करके दोबारा जीतेंगे। ऐसा आप गलत कुछ भी पैसा बांट करके तो जीते हैं ना, ये भी तो दुर्नीति है ना, क्योंकि कहा आपको पैसा बांट करके नहीं जीतना है जबकि जीता जा रहा है। तो दुर्नीति से राज्य जीत रहा है, आज भी ये हो रहा है। तो उस समय राजा भी छल कपट सी जैसे भी होता था, साम दाम दंड भेद उस प्रकार अपनाते थे। समकालीन स्थिति बता रहे हैं, आज की स्थिति भी मैं बता रहा हूँ। आम जन को सत्य और असत्य की समझना होना, आज सभी लोग हम लोग कहाँ समझ पा रहे हैं, अनपढ़ बोलते हैं नेता सब अनपढ़ होते हैं। अरे चुनने वाले हम अनपढ़ हैं तब तो चुन रहे हैं ना। हम लोग कुछ दारू पैसों में बिक जा रहे हैं वोट देने के लिए। हम इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी कांग्रेस हम हैं, भाजपा हम हैं, आम आदमी हम हैं। अरे भाई ऐसे आप क्यों हो, पार्टी से क्यों बनते हो? आप कैंडिडेट को देखिए ना, एक कैंडिडेट कैसा है और आपके क्षेत्रीय स्तर पर कैंडिडेट है, आप उसके सब कुकर्मों से परिचित होंगे और सत्कर्मों से परिचित होंगे। भले वो हारे, आपका वोट खराब जाए, लेकिन वोट ऐसे की ही दो जो ईमानदार हो, या फिर आप प्रेरित करो कि ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो और आप उसका सहयोग देंगे, या आप स्वयं ईमानदार हैं तो आप स्वयं प्रवेश करो राजनीति में। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पढ़े लिखे नहीं करेंगे, आप दूसरे को यदि किसी को समर्थन नहीं करेंगे तो ऐसा समझ में आया? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम बचाहा, कि हितकारी और मनोहारी वचन आपके लिए दुर्लभ है। आपके जो आपको मीठी मीठी बात कर रहा है वह आपके लिए जरूरी नहीं है कि हितकारी ही हो, क्योंकि जो कटु बातें आपको लगेंगी, माता पिता ने आपको डांटा होगा, कहा होगा बेटा पढ़ाई करो, आपको बुरा लग जाता होगा, चैटिंग मत करो बेटा, लूडो मत खेलो, आपको बुरा लग जाता है। आपने केसेस देखा था अभी, वो गेम के पीछे अपने माता पिता को हत्या कर दिया है। तो इस प्रकार के कैसे हैं इस समाज का? तो इस प्रकार का सामाजिक, इस प्रकार के हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, ये सामाजिक सीख है। ऐसे ही कहा जाता है कितारी सतवर्ग जयन मानवी अगम्य रूपम परवेन प्रकुशना, जो इसमें नहीं लिखा है। यानी कि दुर्योधन क्या कर रहा है कि वो जो नीतने के लिए नयन जेतुम, यानी कि नीति पूर्वक जीतने के लिए उसने सभी प्रकार के आलसों का परित्याग कर दिया है। बेहतर अपने जो मित्र होते हैं उन्हें अपने घर वालों जैसा व्यवहार करता है, और जो घर वाले होते हैं उन्हें राजा ही जैसा व्यवहार करता है कि यार आप ही राजा हो, मेरे भाई तुम ही राजा हो। यानी कि आपको एक राजा बनने के लिए बेहतर गुणों को अपनाना पड़ता है। आपको आईएएस बनने के लिए GS4 का ज्ञान रखना होता है, और आप इंटरव्यू में सत्य बोल करके ही इंटरव्यू पास कर सकते हैं। आप भ्रष्ट होकर के नहीं कर सकते। बाद में जाकर के आप भले भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन जो UPSC रूपी द्वार है ना, ये इस द्वार से निकलने के लिए आपको सत्यता रूपी मार्ग अपनाना पड़ेगा। बाद में आप क्या करते हैं ये ना उन्हें पता ना आप, उन्हें तो पता है ही नहीं। आप जो बोलेंगे उसी के आधार पर वो देखेंगे। तो इस प्रकार का आपको नोट्स बेहतरीन आधुनिक से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार का देखिए किरारता जीएम का सामान्य परिचय, फिर ऐसे में पॉइंट में से ले देता हूँ, आप लोग पॉइंटेड समझ पाए और पढ़ने वाला भी चेक कर पाए। मैं बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखता हूँ, बेहतरीन इसलिए मेरे नोट्स होते हैं। मैं यथा आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ लिखता हूँ, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखता हूँ। आप समझ सकते हैं किरारता जीएम में नायिका का वर्णन क्यों नहीं है। हमारे नोट्स में सब कुछ इसी प्रकार का रहता है, और इस प्रकार के डायग्राम भी रहते हैं यथा आवश्यकता अनुसार। तो ये डायग्रामों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये नोट्स है। फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ, मेरा ज्वाइन है बैच, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको ठीक लगता है। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करने पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आप लोगों को लाभ हुआ होगा, आप लोग अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में, लेक्चर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। मेरे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो मैं सीधे लाइव हो करके आपको पढ़ा पाऊँगा, और इससे आपको सीधे अधिक लाभ हो सकेगा। इसलिए आपको सत्य को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, आपकी मेहनत की कद्र करिए, दूसरों की मेहनत की कद्र करिए, सत्य का समर्थन करिए, और खुशीपूर्वक जीना है। इसी प्रकार का आपको करना है। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जयतु संस्कृतम, जयतु विश्व।